गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो ऐसा है, आज हम इस चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे, बेलमेंट और प्लेज, जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं लगभग पिछले 5 दिनों से। सो लेट्स सी, पहले एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या देखा है अब तक, एंड देन हम आगे की चर्चा करेंगे और उसके बाद आज क्वेश्चन आंसर्स भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो चालू करते हैं आज के काम को। सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट और प्लेज में पहले बेलमेंट के बारे में चर्चा किए थे हमने। बेलमेंट का मतलब हमने समझे थे। बेलमेंट मीन्स इट इज अ डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस on a condition, on a contract that it will be returned or otherwise disposed of as per the person, as per the direction of the person delivering them. So ये एक प्रकार का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हम गुड्स देते हैं और वो गुड्स हमको वापस मिल जाएंगे जैसे ही काम पूरा हो जाएगा वैसे ही। इसको हमने 4 एग्जांपल से देखा था। पोजीशन और कस्टडी का डिफरेंस समझाया था मैंने। पोजीशन का मतलब है द एक्चुअल कंट्रोल शुड बी विद द अदर पर्सन, कंट्रोल ट्रांसफर होना चाहिए। और कस्टडी का मतलब है जहां पे सिर्फ चीज रखी हुई है बट कंट्रोल नहीं गया। बेस्ट एग्जांपल है कार वाला। कार वाले एग्जांपल में हमने देखा जब कार आपने रखे बट चाबी आपने खुद के पास रखे हैं, देन देयर इज ओनली अ ट्रांसफर ऑफ कस्टडी, इट इज नॉट अ केस ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट के लिए जब आप चाबी भी देंगे उसको, तब हम बोलेंगे कि यस, इसको हम मानते हैं कि बेलमेंट हुआ। देन हमने इसमें केस देखे थे, केस 1 जिसमें मैंने गुड्स दिया था, सिंपल सा केस था, फिर से रिपीट करने की आवश्यकता नहीं लग रही क्योंकि इसके ऊपर अब हमने पूरे डिटेल में रूल्स भी देख लिए। देन केस 2 भी हमने देखा जिसमें हमने पैसे की बात की थी। केस 3 जिसमें हमने देखा था कि मैंने गाय रख के आया था पड़ोसी के यहाँ पे, ये एक एग्जाम्पल था। तो काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला था ये एग्जाम्पल हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। जहां भी दुनिया में आप पढ़ेंगे ये, तो आपको ये सब एग्जाम्पल्स ही देखने को मिलेंगे। हाँ, ऑफ कोर्स नाम बदल जाते हैं। जैसे अपने यहाँ मैंने सनी का एग्जाम्पल दिया, तो हर जगह अलग अलग एग्जाम्पल्स मिलेंगे। बट हाँ, नाम बदलेंगे बट एग्जाम्पल वही रहेगा। टेलर के पास जा रहा है व्यक्ति, तो वही सब रहेंगे। ऐसा है। तो ऐसा है। देन हमने रिक्विजिट्स देखे, बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स है, रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्वेश्चंस आएंगे तो ज्यादातर आप देखेंगे केस स्टडी के रूप में आए, या केस स्टडी नहीं तो भी शॉर्ट नोट आएगा। आपको ऐसा नहीं बोला जाएगा कि हर एक चीज एक्सप्लेन करो। और अब तो इसके चांसेस और कम हो गए क्योंकि देखो अभी एमसीक्यू पैटर्न भी आ चुका है आपके एग्जाम में। 30 मार्क्स के एमसीक्यू आने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज है जो आपको पूछी जा सकती है ऑन कॉन्सेप्ट्स। वही क्वेश्चंस आने की ज्यादा संभावना है। रटने वाली चीजें आने की संभावना नहीं है, खास तौर पे ये वाले टॉपिक्स में तो नहीं है। ऑफ कोर्स कंपनीज एक्ट में कहीं कहीं पे ऐसा रहेगा कि आपको चीजें याद रखनी पड़ेगी, तो वो वहां पे जरूर आएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको आवश्यकता नहीं है। वो भी मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से उसको याद रखना है। हम उसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, विद द हेल्प ऑफ सम लॉजिक हम उसको याद रखेंगे। ठीक है। सो ऐसा है, तो आपको एकदम रटने के पीछे नहीं भागना है। कालिया पेरुमल पिल्लई वर्सेस वीजा लक्ष्मी का हमने केस देखे थे। तो वीजा लक्ष्मी, वीजा एक बालाजी है, पता होगा शायद आपको, वीजा बालाजी। वीजा बालाजी है ना, एक हनुमान जी का मंदिर है। जिसको वीजा नहीं मिलता ना, वो जाता है वहां पे, नारियल फोड़ता है और उसको वीजा मिल जाता है। तो वीजा बालाजी, तो ये एक्चुअल में है, ये मजाक नहीं कर रहा मैं, आप गूगल सर्च करके देखो, वीजा बालाजी तो है, रहते हैं ऐसे। देन ग्रेटिशियस एंड नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट हमने देखा था। ड्यूटीज ऑफ बेली देखे थे, ड्यूटीज ऑफ बेलर देखे थे, राइट्स ऑफ बेली देखे थे, राइट्स ऑफ बेलर देखे थे। मैं फिर से इसको रिवाइज पूरा डिटेल में नहीं करा रहा क्योंकि जैसे ही हम क्वेश्चंस देखना चालू करेंगे आपकी ये ड्यूटीज फिर से रिवाइज होने वाली है। ठीक है। अगेन ये रिवाइज हो जाएगी तो अपन देखेंगे वहां पे। हाँ, मैं अभी आपको लीन के बारे में बता दूंगा। लीन हमने पढ़ा था, एक खास पॉइंट। लीन का मतलब क्या था? लीन का मतलब था राइट टू रिटेन द गुड्स। दो प्रकार की लीन होती है, जनरल लीन एंड पर्टिकुलर लीन। बेली को जनरली पर्टिकुलर लीन मिलती है, पर वो चाहे तो जनरल लीन भी रख सकता है बाय नेम, बाय कॉन्ट्रैक्ट, नहीं तो वैसे उसको पर्टिकुलर लीन मिलती है। ठीक है। मींस वो ओनली दोस पर्टिकुलर गुड्स को रख सकता है अपने पास जिनके ऊपर कुछ कार्य किया गया है, द एक्सरसाइज ऑफ सम लेबर और स्किल किया गया है, तो ऐसी चीजों के ऊपर वो लीन रख सकता है। एंड अगेन दैट विल बी ओनली फॉर द चार्जेस एंड नॉट फॉर द कस्टडी। सिर्फ रखा है उसके लिए मेरे को खर्चा लग रहा, वो रिकवर कर नहीं सकते आप उसके लिए, वो रिकवर कर सकते, उसके लिए लीन नहीं रख सकते आप। लीन कैन बी ओनली फॉर दी वर्क, जो काम किया है उसके लिए। ठीक है।
फिर हमने देखे थे पर्टिकुलर लीन जो है ये पूरा काम होने के बाद ही आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्रेडिट पीरियड दिया गया है तो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। देन हमने देखा था एक बार पोजीशन गया तो लीन गया, और लीन चाहे तो हम छोड़ सकते हैं आइदर बाय एग्रीमेंट या फिर बाद में भी छोड़ सकते हैं। जैसे सनी आती है, सनी बोलती है टेलर को, क्या टेलर बाबू यही अपनी दोस्ती इतने सालों की, आप मुझे मेरे ड्रेस देने से मना कर रहे हैं सिर्फ चंद पैसों के लिए, क्या भैया ऐसा ही था सब। सो यहाँ पे वो इमोशनली टेलर को ले लेती है और टेलर उसको ड्रेस दे देता है। तो पोजीशन गया, लीन गई, तो टेलर कट गया। खैर छोड़ो। हाँ, फिर जनरल लीन में हमने देखा था किस किस को रहती है जनरल लीन, बैंकर्स, वारफिंजर्स, अटर्नीज ऑफ हाई कोर्ट, फैक्टर्स, पॉलिसी ब्रोकर्स, गिनती के लोगों को होती है। ठीक है। देन डिफरेंसेस देखे थे हमने, राइट्स ऑफ बेलर देखे थे, विच इज द एनफोर्समेंट ऑफ बेलीज ड्यूटी, सिंपल। देन राइट टू टर्मिनेट एक एक्स्ट्रा चीज हमने देखे थे, टर्मिनेशन मैंने आपको डायग्राम से बताया था। टर्मिनेशन हो सकता है इफ इट इज अ ग्रेटिशियस बेलमेंट देन एनी टाइम, मैं कभी भी इसको टर्मिनेट कर सकता हूं, बट आई विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल अगर टर्मिनेशन के कारण कोई नुकसान हो गया, तो आई विल बी लायबल टू कॉम्पेंसेट द बेली। दूसरी चीज, अगर नॉर्मल बेलमेंट है पैसे वाला, नॉन ग्रेटिशियस वाला, सो इट कैन बी टर्मिनेटेड ओनली एंड ओनली व्हेन, कब, तो सिर्फ तब जब कुछ अनऑथराइज्ड यूज होगा, जब कोई कंडीशन फॉलो नहीं करेंगे। सो ऐसे केसेस में आई कैन कैंसल द बेलमेंट। ठीक है, सो ऐसा है। फिर टर्मिनेट कैसे होता है ये भी देखा था। फिर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स ऑलरेडी अच्छे से आपको पता है, सो इस पे रिवीजन ही था एक हिसाब से, बट आपने देखा हमने रिवीजन भी पूरा डिटेल में किया, ऐसा नहीं कि भाई रिवीजन ही है तो चलो निपटा दो, अपन ने पूरा अच्छे से ऐसा किया जैसा कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं हो, वो सोच के हमने देखा। देन प्लेज, प्लेज के बारे में देखें। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ये बीमारी नहीं है, नाम भले ही प्लेज बीमारी जैसा लगता है, तो नहीं बीमारी नहीं है। तो जब गिरवी रखी जाती है चीज उसको हम प्लेज बोलते हैं। तो इट इज द बेलमेंट ऑफ गुड्स, बट यहां पे एम क्या है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी होना चाहिए टू द क्रेडिटर कि भाई मेरा पैसा वापस मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हम ये गोल्ड रिंग बेच देंगे, हम ये गोल्ड चेन बेच देंगे। सो सिक्योरिटी करके जब हमने सामान रख के आया है उसको हम बोलते हैं प्लेज। बेलमेंट प्लेज का डिफरेंस देखा था हमने, एंड कब कब एक नॉन ओनर वैलिड प्लेज क्रिएट कर सकता है ये देखा था। इसको आइए रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये पहली बार देखा था, बाकी तो ऑलरेडी 2-3 बार रिवाइज हो चुका है, बट ये हमने पहली बार देखा था, इसको मैं फिर से एक बार बता देता हूं अच्छे से। सो इसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था, मर्केंटाइल एजेंट के द्वारा प्लेज करना। सो प्लेज वैसे तो ओनर करता है, मैंने आपको बताया था 99% केसेस में ओनर बेलर रहेगा, ओनर प्लेजर रहेगा, पर कभी कभी ओनर न होते हुए भी हम प्लेज कर सकते हैं, जिसमें पहला केस हमने देखा था मर्केंटाइल एजेंट के द्वारा प्लेज करना। मैंने गुड्स भेज दिया मर्केंटाइल एजेंट को, उसने आगे जाके गिरवी रख दिया, ये वैलिड प्लेज क्रिएट हो गया। ओनर कौन है, मैं हूं। प्लेज कौन कर रहा है, एजेंट, अ नॉन ओनर। अ नॉन ओनर इज क्रिएटिंग अ वैलिड प्लेज। यहां अगर मैंने उसको मना भी किया था प्लेज मत करना, फिर भी अगर वो प्लेज कर देता है तो इट इज अ वैलिड प्लेज, सब्जेक्ट टू द प्लेजी शुड नॉट बी अवेयर, उसको नहीं पता होना चाहिए दैट द एजेंट डज नॉट हैव एनी अथॉरिटी, कि एजेंट को अथॉरिटी नहीं दी गई है। ठीक है, ये हमने देखा था। देन प्लेज बाय अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड द गुड्स अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। भाई आया, गुंडा आया, मेरे को मारा पीटा और मेरी एक कार अपने नाम करा के चला गया, कुछ थोड़े बहुत पैसे दिया और अपने नाम मेरी महंगी वाली कार लेके चला गया। अब यहां पे अगर मैं कैंसिल नहीं करता हूं और इसके पहले वो किसी और के पास जाके प्लेज कर देता है तो इट विल बी अ वैलिड प्लेज। ठीक है, सब्जेक्ट टू द अदर पार्टी शुड नॉट बी अवेयर कि यहां पे कुछ डिफेक्ट है टाइटल में। ठीक है, सो ऐसा है। देन पॉनर विथ लिमिटेड इंटरेस्ट, इसमें मैंने बताया था अगर मेरा इंटरेस्ट कम है तो मैं उतना ही इंटरेस्ट आगे वाले को ट्रांसफर कर सकता हूं। ये आपने बचपन में भी देखा था, बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। कौन था ये, कोई तो भी था, कहीं तो भी सुना है ये, तो ऐसा था। खैर जो भी है, पॉनर विथ लिमिटेड इंटरेस्ट,
इसमें हमने देखा था बचपन में, क्या देखा था कि एक पॉनर जिसका अधिकार कम है, पॉनर नहीं, वहां पे हमने देखा था सेलर जिसका अधिकार नहीं है, वो सेल नहीं कर सकता। याद है किसी को? नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट, जो आपको लगता था हैरी पॉटर का स्पेल है, नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट, तो आगे वाला गायब हो गया। तो वैसे ही नो वन कैन ट्रांसफर व्हाट ही हिमसेल्फ डज नॉट possess, वही रूल पे हमने ये पढ़ा था, ऑनर विथ लिमिटेड इंटरेस्ट, वही रूल के बेसिस पे ये वाला पढ़ा हमने। सो पॉनर विथ लिमिटेड इंटरेस्ट मींस मेरा अगर अधिकार नहीं है, मेरे को मोबाइल छपड़ा जमीन पे, मोबाइल 10,000 रुपए का था पर वो बंद था, मैंने मोबाइल ठीक करने दिया, रिपेयर करने का मेरे को 1,000 रुपया लगा, और मैंने जाके ये मोबाइल गिरवी रख दिया। गिरवी रख के हो सकता है मैंने 10,000 रुपए ले लिया या 5,000 रुपए ले लिया। ट्रू ओनर को पता लगता है, समझो आप ट्रू ओनर हो, असल मालक आप हो, आपको पता लगता है अरे मेरा मोबाइल उधर गिरवी रखा है, आप जाते हैं और उससे मोबाइल मांगते हैं, तो आपको पैसा देना पड़ेगा पहले। कितना? आपको देना पड़ेगा सिर्फ उतना जितना मेरा अधिकार था, 1,000 रुपए। ठीक है, क्योंकि मैंने 1,000 रुपए खर्चा किया हूं, तो आपको सिर्फ 1,000 रुपए देके मोबाइल ले जाने का अधिकार है। सो पॉनर विथ अ लिमिटेड इंटरेस्ट, मैं पॉनर विथ अ लिमिटेड इंटरेस्ट कैन क्रिएट अ वैलिड प्लेज ओनली फॉर दैट लिमिटेड इंटरेस्ट। ठीक है, सो जो व्यक्ति ने उधारी दिया था मुझे, तो वो मुझसे जरूर रिकवर कर सकता है, बट आपसे वो कितना रिकवर कर पाएगा? ओनली द अमाउंट जो मैंने खर्चा किया था। ठीक है, लिमिटेड इंटरेस्ट। ठीक है, विथ एग्जांपल मैंने डिटेल में ये बताया था आपको। देन प्लेज बाय को ओनर इन पोजीशन, हम दोनों ने मिलके एक कार लिए थे, याद होगा आपको, वो भी क्या दिन थे जब आपने 2 करोड़ रुपए निकाले थे, दिए थे मुझे, मैंने 2 करोड़ रुपए लिया था और जाके हमने कार खरीद लिए थे, तो याद होगा आपको। फिर मैंने अपने पास रखा कार और मैंने उसको गिरवी रख दिया, तो पूरे की पूरी कार पे प्लेज क्रिएट हो गया, ये हमने देखा था। देन सेलर हु इज इन पोजीशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल, डायग्राम के ऊपर आते हैं वापस। डायग्राम्स वैसे मैं आपको बोल चुका हूं बना के रखो, ये सब मैंने आपको समझा चुका हूं, बट डायग्राम्स का खेल है पूरा, डायग्राम देखे तो पट से रिवाइज होती है चीजें। सो पहला क्या बता रहा है? पहला बता रहा है सेलर इन पोजीशन आफ्टर सेल, आफ्टर सेल ओनर बायर हो चुका है, तो ऐसे केसेस में भी सेलर कैन क्रिएट अ वैलिड प्लेज इफ द प्लेजी एक्ट्स इन गुड फेथ। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर सेल प्लेज बाय बायर इन पोजीशन ऑफ गुड्स बिफोर सेल, यानी ओनर कौन है? सेलर, बट पोजीशन इसका है। जैसे ये जाके प्लेज कर देगा तो यहां पे ये वैलिड प्लेज क्रिएट हो जाएगा इफ द पॉनी डज नॉट नो कि यहां पे ओनरशिप ट्रांसफर होने की थी। ठीक है, सो ये हमने देखा था, ऐसा है। अब यहां तक कोई डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते रहना चाहिए। कोई भी डाउट, कोई भी शक, कोई भी सवाल, कोई भी शंका, कुछ भी हो तो पूछ सकते हैं। डरा मत करो मेरे से, मैं डांटता नहीं हूं, आपको पता है। हाँ, और ये हंसता भी जबरदस्ती का हूं मैं, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे घर पे भी हंस रहा हूँ, ऐसा नहीं होता मैं घर पे कुछ बोल रहा हूँ और खुद ही हंस रहे, अरे मम्मी ऐसा नहीं होता। आजकल चल रहा है इंस्टाग्राम पे, अरे नानी बस 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 बस, खाए जा रहे खाए जा रहे, वो चल रहा है। अरे नहीं नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। हाँ, एक क्वेश्चन आ गया ऋषिकेश का, सर पहले केस में बायर अपने गुड्स लेना चाहे तो, पहले केस में बायर अपने गुड्स लेना चाहे तो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या बायर ले सकता है? तब ले सकता है जब वो इसके अधिकार खत्म करेगा, तब ले सकता है। ठीक है, सो बायर कैन क्लेम द गुड्स, बट उसको इसके अधिकार खत्म करना पड़ेगा। जैसे समझो यहाँ पे इससे उधारी लिया था इसने 20,000 रुपए की, सो इसकी उधारी चुकाएगा जब बायर, जाएगा 20,000 रुपए पे कर देगा और ये गुड्स इसको दे देगा। ऑफ कोर्स ये जो 20,000 रुपए हैं बायर कैन इन टर्न क्लेम फ्रॉम सेलर। ठीक है, ये पिछले साल पढ़ चुके हो आपने, तो पिछले साल का क्वेश्चन था ये, बट ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जब तक ये लॉजिकल है मैं क्वेश्चन पूछने पे आपको कुछ बोलूंगा नहीं। हाँ, अगर आप इलॉजिकल कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो बात और है, फिर मैं कभी कभी थोड़ा डांट देता हूँ, तो ऐसा है।
चलो और कोई? हेलो सर। हाँ बोलो। सर कॉर्नर विथ लिमिटेड इंटरेस्ट में सिर्फ वो रिपेयर के चार्जेस ही क्यों पे करना पड़ा है सर? क्योंकि उतना ही इंटरेस्ट मेरा था। बचपन का रूल ध्यान रखो। बचपन का रूल क्या था? नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट, नो वन कैन ट्रांसफर व्हाट ही हिमसेल्फ डज नॉट पजेस। मेरा कितना अधिकार है? मेरे को छपड़ा है मोबाइल, मैंने उसको रिपेयर कराया तो मेरा 2000 रुपए खर्चा हुआ। कल चल के ट्रू ओनर जब मेरे से मोबाइल लेने आएगा, मैं क्या बोलूंगा उसको? भैया देखो बंद था मोबाइल, 2000 रुपए खर्चा हुआ, 2000 रुपए दो, मोबाइल लेके जाओ। तो मैं 2000 रुपए लेने के लिए यहाँ पे अधिकार रखता हूं। अब यहाँ पे मैंने अगर ये प्लेज कर दिया इसके पास, ट्रू ओनर आया नहीं, मैंने प्लेज कर दिया उसको, सो मेरा अधिकार था सिर्फ 2000 का, उतना ही अधिकार इसको ट्रांसफर होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसने मेरे को 3000 रुपए दिया है या 10,000 रुपए दिया है। ठीक है, उसने मुझे ज्यादा भी पैसे दिया है तो भी ही विल हैव टू रिटर्न द गुड्स टू द ट्रू ओनर जैसे ही उसको 2000 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा जितना अधिकार था मैं उतना ही अधिकार ट्रांसफर कर सकता हूं, यही लिखा है लॉ में, और ये लॉजिकल भी है। ठीक है, सो लॉजिक के हिसाब से भी देखो तो मेरा अधिकार जितना था मैं उतना ही तो आगे वाले को दे सकता हूं, उतना अधिकार मैं दूंगा। तो प्लेजी कैन क्लेम, जैसे ही उसको 2000 रुपए मिलेंगे तो वो गुड्स दे सकता है, देना पड़ेगा इनफैक्ट। ठीक है, सो प्लेजी को 2000 रुपए क्लेम करने का अधिकार है, पूरा 3000 नहीं क्लेम कर सकता। बचा 1000 उसका डूबेगा क्या? नहीं, ही विल रिकवर इट फ्रॉम मी, मेरे से रिकवर करेगा। ठीक है, तो ऐसा है। और कुछ? चलते हैं आगे। चलो तो शुरुआत करते हैं आगे की बातों से। व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पॉनी और प्लेजी? पॉनी या प्लेजी, क्या क्या अधिकार होंगे उसके? सो देखो, इसमें कुछ अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते बताते जाता हूं डायग्राम्स के थ्रू। पहला तो सिंपल है, राइट ऑफ रिटेनर। सो जब एक व्यक्ति गुड्स लेके जाता है, समझो गोल्ड रिंग, उसने एक गोल्ड की रिंग है, वो ले गया और उसने रख दिया दूसरे व्यक्ति के पास, और बदले में उसने ला लिया पैसा। क्या ये सेल है? नहीं, इसने लाया लोन, इसने लाया उधारी, डेट। अब यहां पे हम अब बात कर रहे हैं पौनी के अधिकारों की। पौनी, पौनी ये है पॉनर। पॉनर एंड पौनी ऐसा बोलते हैं अपन, धोनर और धोनी नहीं, वैसा नहीं होता, हर जगह नहीं होता। हाँ, सो पौनी जो है इसको क्या अधिकार है? पहली चीज, ही विल रिटेन द गुड्स। ये जो गुड्स मिले हैं उसको, ये जो रिंग प्राप्त हुई है उसको, वो इस रिंग को अपने पास रखेगा। कब तक के? जब तक के उसको पैसा नहीं मिलता। कौन सा पैसा? जो दिया था वो वापस मिलना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, उसके ऊपर का ब्याज, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और कुछ नॉर्मल जो खर्चे हुए होंगे, तो जो ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस वगैरह होंगे वो भी। ठीक है, ये संभाल के रखने के लिए। सो ये तीन चीज जब तक के उसको नहीं मिलती, ही कैन रिटेन द गुड्स। सो इट इज नथिंग बट द राइट ऑफ लीन। सो ये दिया है आपको राइट ऑफ रिटेनर। पहला सिंपल सा रूल है, राइट ऑफ रिटेनर, द पॉनी कैन रिटेन द गुड्स प्लेज। ठीक है, तो गुड्स को वो रिटेन कर सकता है फॉर पेमेंट ऑफ डेट और फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। ठीक है, जब तक के उसको पैसा नहीं मिलता तब तक के वो रख सकता है गुड्स को अपने पास। फॉर इंटरेस्ट ऑन द डेट, तो पहले बोल रहा है फॉर पेमेंट यानी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मांग सकता है वो, देन इंटरेस्ट ऑन द डेट, एंड
all the necessary expenses incurred by him in respect of possession or for preservation of the goods pledged. ठीक है, जो भी गुड्स है उसको संभालने का जो भी खर्चा आया वो खर्चा भी रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, तो सिंपल, ये तीन चीज जब तक नहीं मिलेगी ही विल हैव अ राइट टू रिटेन द गुड्स। सो राइट टू रिटेन को हम क्या बोलते हैं, लीन बोलते हैं। सेकेंड, राइट ऑफ रिटेनर फॉर सब्सिक्वेंट एडवांस। तो वैसे तो पौनी की लीन जो होती है पर्टिकुलर लीन होती है, दैट इज ही कैन नॉट रिटेन द गुड्स फॉर any debt other than the debt for which the security was given unless there is a specific contract, there is an express contract to the contrary। सिंपल रूल ये है इसने लोन लेके आया, लोन नंबर 1, और तब इसने गोल्ड रिंग देके आया था। सो ऐसे केसेस में ये वाला लोन वो अगर रीपे कर देगा तो ये वाले गुड्स उसको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, ये सिंपल रूल है। लेकिन ये रूल यहां खत्म नहीं होता, ये रूल और एक्सटेंड होता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पॉनर जाता है पौनी के पास, गोल्ड रिंग रख देता है, बदले में ले लेता है एक लोन। कुछ टाइम बाद ये जाता है और ये लोन को रीपे कर देता है, रीपेड। तो रीपेड यानी पेड यानी झाड़, रीपेड यानी फिर से झाड़ नहीं, तो रीपेड वापस किया, तो वापस कर दिया इसने अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट वगैरह सब। पर इसने ये गोल्ड रिंग लेके नहीं आया, इसने वो बोला कि ये मत दो वापस, रहने दो अभी, बाद में ले जाता हूं। तो उसने वो छुड़वाया नहीं अभी, उसने वहीं रहने दिया। इसके बाद वो फिर से जाता है और फिर से जाके वो और एक लोन लेके आता है, लोन नंबर 2। अब यहां पे वैसे तो होता है पर्टिकुलर लीन, बट यहां पे लॉ ये बोलता है कि इसने ये गोल्ड रिंग नहीं छुड़वाया था ना, दैट मीन्स जब वो सेकेंड लोन लेगा इट विल बी डीम्ड दैट ही इज रेडी टू क्रिएट द प्लेज अगेन। वो फिर से इस पे प्लेज क्रिएट करना चाह रहा है, सो ये मान लिया जाएगा। ठीक है, सो इसको ही हम बोलते हैं फॉर सब्सिक्वेंट एडवांस भी, बाद वाले एडवांस के लिए भी इसमें मान लिया जाएगा कि लीन है। ठीक है, सो ये बोला गया है इस पर्टिकुलर पॉइंट में, ये एक और इंपॉर्टेंट आपका रूल है। ही कैन नॉट रिटेन द गुड्स, पहले तो ये बोल दिया, फॉर एनी डेट अदर देन द डेट फॉर विच द सिक्योरिटी वाज गिवन अनलेस देयर इज एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी। लेकिन आगे ये भी ध्यान रखो, इफ द पॉनी मेक्स अ फ्रेश एडवांस टू द सेम डेटर, फ्रेश एडवांस, एक न्यू एडवांस दिया, it will be presumed that a debtor has agreed to create, it will be presumed that the debtor has agreed to create on the goods already placed a lien for the fresh advance। it will be presumed, ये कानून बोलता है। ठीक है, ये मैं नहीं बोलता, ये बोलता है सेक्शन नंबर 175। सो बोल मैं रहा हूं लेकिन शब्द इनके हैं, तो शब्द है एक्ट के। सो एक्ट स्पेसिफिकली बोलता है कि जब पौनी जाता है और एक फ्रेश एडवांस ले लेता है, पुरानी जो चीज थी वो वापस नहीं लाया, लोन चुका दिया, कुछ टाइम बाद फिर से लोन लिया, इट विल बी डीम्ड दैट ही इज रेडी टू क्रिएट अ वैलिड प्लेज ऑन द गुड्स अगेन। वो फिर से इस पे प्लेज क्रिएट करने को तैयार है। ठीक है, सो ऐसा है। देन राइट टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस कौन बेयर करता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं ये बेयर करता है ओनर। ठीक है, ओनर कौन है, पॉनर, पॉनर इज द ओनर ऑफ द गुड्स। सो इसीलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस अगर कुछ होते हैं सो दैट विल बी बोर्न बाय द पर्सन हु इज ओनर, दैट इज द पॉनर। तो वही बोला है, इसीलिए यहां पे अगर ये खर्चा किया है पॉनी ने, प्लेजी ने, तो प्लेजी कैन क्लेम इट फ्रॉम द पॉनर। वही बोला है, राइट टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, द पॉनी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पॉनर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द गुड्स प्लेस्ड। ठीक है, कोई भी प्रकार के एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस अगर हुए हैं, जैसे कि समझो उसको कोई बटर वगैरह प्लेज किया गया था, बटर है, मक्खन है, वो मक्खन प्लेज किया था उसके यहाँ, अब वो मक्खन खराब हो रहा था या गर्मी के कारण पिघल रहा था, तो उसको अलग से उसके लिए एक फ्रीजर पे रखवाना पड़ा, कहीं पे जाके उसने एक डीप फ्रीजर या कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी यूज किया। सो ये जो खर्चा हुआ उसका कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी का, ही कैन रिकवर इट फ्रॉम द
person who is the owner, that is the pledger. ठीक है, सिंपल सा रूल है। सो ये आपको ऑलरेडी पता है। सो यहाँ पे आप नया रूल कौन सा पढ़ रहे हैं? सिर्फ ये वाला, और ये वाला इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखो। he will be deemed that he has agreed to create a valid pledge for the subsequent advance. तो वही बोला है, राइट ऑफ रिटेनर फॉर सब्सिक्वेंट का क्या मतलब है? बाद में। तो सब्सिक्वेंट एडवांस के लिए, बाद वाले एडवांस के लिए भी मान लिया जाएगा कि उसने लोन लिया तो प्लेज क्रिएट करना चाहता है। देन ये कौन से राइट्स थे? ये नॉर्मल राइट्स हैं। इसके अलावा व्हेन द पॉनर मेक्स अ डिफॉल्ट इन रीपेइंग द लोन, उसको और भी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। सो जब पॉनर डिफॉल्ट कर देगा, वो पैसा नहीं चुकाएगा, वो उधारी लेके आया था, बोला था मैं 10 दिन में चुका दूंगा, ये अंगूठी रखो, लेकिन उसने उधारी नहीं चुकाया, ऐसे केस में उसको और अधिकार प्राप्त होते हैं, राइट टू सेल द गुड्स। तो देखते हैं, पॉन इज राइट व्हेन द पॉनर मेक्स अ डिफॉल्ट। क्या क्या राइट्स है? 2 राइट है, दोनों में से एक यूज कर सकता है। ही कैन नॉट यूज बोथ द राइट साइमल्टेनियसली। सो इफ द पॉनर मेक्स अ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ द डेट और परफॉर्मेंस एट अ स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ द प्रॉमिस, जो भी स्टिपुलेटेड टाइम था, जो भी एग्रीड टाइम था, विद इन दैट टाइम ही शुड रीपे द अमाउंट in respect of which the goods were pledged. The pawnee may bring a suit against the pawner upon the debt or promise and retain the goods pledged as collateral security. तो वो एक पहली चीज कर सकता है, he may bring a suit against the pawner. तो वो एक सूट खरीद के लाएगा और पॉनर को गिफ्ट करेगा? नहीं, वो एक केस फाइल करेगा। सो ही मे ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट द पॉनर, वो पॉनर के ऊपर केस फाइल कर सकता है फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट एंड ही कैन रिटेन द गुड्स। या दूसरा अधिकार, ही कैन सेल द गुड्स, जो प्लेज किया था वो सेल कर दे, एंड जो पैसा आएगा उससे अपना डेट सेट ऑफ करे। अगर ज्यादा आया तो एक्सेस वापस करना पड़ेगा, कम आया तो ही स्टिल हैज अ राइट टू क्लेम फ्रॉम द पॉनर। ठीक है, तो दूसरा राइट है, और ही में सेल द गुड्स प्लेस्ड ऑन गिविंग द पॉनर अ रीजनेबल नोटिस। नोटिस की जरूरत होती ही है, विदाउट नोटिस ही कैन नॉट सेल। नोटिस होना चाहिए कि भाई देखो, तुमको बोला था 12 तारीख तक पैसे दो, नहीं दिया तुमने, 20 तारीख फाइनल तारीख है, 20 तारीख तक पैसे नहीं आए तो मैं तुम्हारे गुड्स बेच दूंगा। सो ये बताना जरूरी है, और फिर अगर पैसे नहीं आते तो 20 तारीख को बेचे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा है। बट दीज आर ऑल्टरनेटिव राइट्स। ऑल्टरनेटिव मीन्स आइदर और, या तो ये रखेगा गुड्स को और पैसा क्लेम करेगा, सूट फाइल करेगा, या तो गुड्स को बेचेगा, आइदर और। ही कैन नॉट डू बोथ, दोनों नहीं कर सकता वो। ठीक है, दीज आर नॉट क्यूमुलेटिव राइट्स। ऐसा नहीं कर सकता इधर बेच दिए, बेच के पैसा आ गया 50,000 रुपए, लोन सेट ऑफ हो गया, फिर से केस फाइल कर रहे हैं कि नहीं नहीं 50,000 दो, तो ये नहीं किया जा सकता, आइदर और। तो लॉजिकल है, सिंपल सा पॉइंट है। हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन अगर पैसा कम आया तो देन ही हैज अ राइट, वही चीज आगे बताइए। इफ द प्रोसीड्स ऑफ सच सेल आर लेस देन द अमाउंट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेट और प्रॉमिस, अगर कम पैसा आता है बेच के, तो ऐसे केस में द पॉनर इज स्टिल लायबल टू पे द बैलेंस। इफ द प्रोसीड्स ऑफ द सेल आर ग्रेटर देन द अमाउंट ड्यू, अमाउंट सो ड्यू, द पॉनी शैल पे ओवर द सरप्लस टू द पॉनर। ठीक है, ही विल रीपे इट। ठीक है, सो अगर ज्यादा आया पैसा तो पैसा जो है अपना खुद का सेट ऑफ करेंगे और बचा हुआ पैसा उसको वापस करेंगे। ठीक है, सो बैंक भी ऐसे ही करता है। लोन लिया था किसी व्यक्ति ने कार के ऊपर, कार अगर लोन नहीं चुका है तो कार बेच दी जाती है। समझो लोन बचा है 5 लाख का, कार बिकी 6 लाख में, तो 5 लाख बैंक रखेगा और 1 लाख रुपए जो बचा है वो वापस कर देगा। ठीक है, तो ऐसा किया जाता है। सिंपल से रूल है। ड्यूटीज ऑफ पॉनी। ड्यूटीज क्या है? इट इज जस्ट लाइक अ बेली, क्योंकि ही इज ऑल्सो स्पेशल टाइप ऑफ बेली ओनली, सो वही जिम्मेदारी रहेगी। क्या ड्यूटीज थी बेली की? बेली की जिम्मेदारी थी टू टेक द रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। सो अगर मैंने किसी के पास अपना 9 लाख हार गिरवी रखा के आया हूं, मैंने उसके पास गोल्ड का एक हार है 9 लाख का, वो गिरवी रखा और उसको बोला कि भैया मुझे पैसा दे दो, उधारी दे दो, उसने उधारी दिया। यहां उसकी जिम्मेदारी है वो उसका रीजनेबल केयर करे। ऐसा नहीं होना चाहिए उसने दुकान में बाहर ही पड़े रहने दिया, कोई उठा के ले गया,
ऐसा नहीं होना चाहिए, रीजनेबल केयर। ठीक है, तो रीजनेबल केयर करना उसकी जिम्मेदारी है। हाँ, अगर इन स्पाइट ऑफ रीजनेबल केयर अगर कुछ गड़बड़ होती है तो फिर ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, बट इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक द रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड। सो गुड्स यहाँ पे बेल्ड के बदले प्लेज्ड। तो पहला वही है, टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स प्लेज्ड। दूसरा सेम, नॉट टू मेक एनी अनऑथराइज्ड यूज। उसका काम है कि भाई ये एज अ सिक्योरिटी रखा है, सो मेरा जो 9 लाख हार है उसने क्या करना चाहिए, उसने उसको सेफ रखना चाहिए, लॉकर वगैरह में रख दिया, दैट इज सफिशिएंट। पर वो कहीं शादियों में घूमने जा रहा है, पहन के घूम रहा है, तो ये नहीं चलेगा। he cannot make any unauthorized use, it is only for security, he should keep it as a security only। हाँ, unless otherwise agreed, अगर मैंने बोला हूं ठीक है तुम पहन सकते हो तो फिर बात और है, नहीं तो he should not use it। ठीक है, जितना बोला उतना ही काम होगा। तो दूसरा वही है, not to make any unauthorized use of the goods, unauthorized use नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या था, not to mix the goods, सेम चीज है, he should not mix the goods placed with his own goods। वो खुद सोने का व्यापारी है, सो वो मेरे गुड्स को अलग रखेगा, खुद के गुड्स को अलग रखेगा। ठीक है, तो नॉट टू मिक्स द गुड्स with his own goods, not to do any act in violation of the terms of the contract of pledge and the provisions of the contract। इसके अलावा उसकी ड्यूटी क्या है, ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स, तो वो भी है, वो दो चीज यहाँ अच्छा आगे दी हुई है। तो ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स pledge on receipt of the full dues and duty to deliver the accretions। ठीक है, सो accretions वगैरह भी उसको वापस करना है। जैसे एग्जांपल दिया है, ये वाले पॉइंट पे क्वेश्चन आ सकता है आपको कि बोनस शेयर्स मस्ट आल्सो बी डिलीवर्ड वेयर द शेयर्स फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्लेज, द एक्रीशन रिमेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर। ठीक है, सो ओनर की ही प्रॉपर्टी रहती है वो। एग्जांपल दिया आपको एक ये पॉइंट का, वायोलेशन नहीं करना चाहिए ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। जैसे कि उसकी जिम्मेदारी है क्या, कि भाई अगर तुम बेच रहे हो तो पहले नोटिस देना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि देखो जी आप 20 तारीख तक पैसा नहीं दोगे तो मैं आपकी ये चीज को बेच दूंगा। सो जब वो ये बता रहा है, अगर वो बता के बेचता है तो चलेगा, लेकिन अगर वो बता ही नहीं रहा, उसने बताया ही नहीं और डायरेक्टली बेच दिया, ये नहीं चलेगा। इट इज द ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय द पॉनी प्लेजी। तो वही चीज बताइए, ही शुड नॉट सेल द गुड्स विदाउट अ रीजनेबल नोटिस टू द पॉनर। ठीक है, सो रीजनेबल नोटिस देना पड़ेगा कि भाई 15 दिन में पैसा दे दो, 10 दिन में पैसा दे दो, सो दैट शुड बी गिवन। अगर वो नहीं देगा ऐसा कुछ और डायरेक्टली बेच देगा तो ये गड़बड़ कर रहा है, और फिर प्लेजी विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अगर नुकसान हुआ है तो ऐसे केस में प्लेजी विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, सो ऐसा है, सिंपल। अब बस खत्म हो रहा है, इतना सा बचा है, देखते हैं व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पॉनर। पॉनर के क्या अधिकार और उसकी जिम्मेदारियां होती है। पॉनर, ओनर, ओनर जो था जिसने गुड्स प्लेज किया था, उसके क्या क्या अधिकार हैं और उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। लेट्स सी, राइट्स ऑफ पॉनर, पहला है एनफोर्समेंट ऑफ पॉनीज ड्यूटी। सिंपल, पॉनी की जो जिम्मेदारियां हैं पॉनर के वो अधिकार हैं। ठीक है, जैसे रीजनेबल केयर लेना चाहिए, अगर नहीं लेते हैं तो हम एक्शन ले सकते हैं, कॉम्पेंसेशन ले सकते हैं। वैसे ही अनऑथराइज्ड यूज नहीं करना, कर रहे हैं तो हम एक्शन ले सकते हैं। देन मिक्स नहीं करना, तो ये सब जो ड्यूटीज थी पॉनी की, वो पॉनर की राइट्स में कवर होंगे। सो जो ऊपर पढ़ा अपने वही चीज, ड्यूटीज ऑफ पॉनी इन्यूमरेटेड अबव आर द राइट्स ऑफ द पॉनर। फॉर एग्जाम्पल वही चीज बताया, इफ द पॉनी मेक्स एन अनऑथराइज्ड सेल दैट इज विदाउट गिविंग द नोटिस as required under section 176, पॉनर कैन फाइल अ सूट फॉर रिडम्पशन ऑफ द गुड्स ट्रीटिंग द सेल एज void। वो सेल को void भी मान सकता है। ऑफ कोर्स आफ्टर डिपॉजिटिंग विद द कोर्ट द फुल अमाउंट ड्यू, तो पैसा जो भी देना था वो जमा करेगा और वो केस फाइल करके अपने गुड्स मांग सकता है। और डैमेज फॉर कन्वर्जन, या अगर गुड्स नहीं लिए जा सकते तो ही कैन क्लेम द डैमेजेस। Similarly, the pawnbroker has a right to receive the pledged goods back along with the accretions, if any, on making the payment on stipulated date and so forth। ठीक है, सिंपल है। हाँ, अब ये एक नया राइट है, डिफॉल्टिंग पॉनर्स राइट टू रिडीम। देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग राइट है, देखते हैं। एक है पॉनर,
एक था पॉनर, एक थी पॉनी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। नहीं तो यहाँ था ये पॉनर, ये था पॉनी। ये तो सही नाम है ना, पॉनी। सही है। यहाँ पे इसने ले गया था एक, समझो, डायमंड रिंग। ये रिंग है, इसमें डायमंड जड़ा है इधर, तो ये डायमंड रिंग लेके गया और इसने लेके आया पैसा। पैसा पैसा पैसा, आया आया आया, पर ये पैसा वापस करना चाहिए था, तो इसका काम था पैसा वापस करे। नहीं किया इसने। समझो, बोला गया था कि आपको पैसा वापस करना है, समझो 1 तारीख को ले गया और 15 तारीख को पैसा वापस करना था, 15 तारीख को रिटर्न कर देना चाहिए। 15 तारीख को उसने रिटर्न नहीं किया। अब पौनी क्या करता है, पौनी नोटिस भेज देता है कि देखो 15 तारीख तक वापस करना था लेकिन तुमने नहीं किया, मैं तुमको 10 दिन की मोहलत देता हूं, 25 तारीख तक मेरा पैसा अलोंग विद द इंटरेस्ट एंड चार्जेस वापस कर दो, नहीं करोगे तो मैं 25 को गुड्स बेच दूंगा। इसके बावजूद पैसा वापस नहीं किया, 25 तारीख भी बीत गई। अब पौनी निकला है ये हीरे की रिंग बेचने, बेच रहा है, रिंग ले लो भैया, रिंग ले लो, डायमंड रिंग, तो बेच रहा है, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिल रहा। अब पॉनर जाता है 28 तारीख को, 28 को, और बोलता है साहब मेरे पास पैसा आ गया, ये लो मैं पैसा लेके आया हूं, तो रीपे करने आता है। सवाल ये है, क्या पौनी बोल सकता है नहीं जी नहीं, अब बात खत्म हो गई, 25 तारीख बीत गए, दूर हो जाओ मेरी नजरों से? तो क्या ऐसा बोला जा सकता है? द आंसर इज नो। इट इज द राइट ऑफ पॉनर, अगेन एन इंपॉर्टेंट राइट, इट इज द राइट ऑफ पॉनर कि इवन आफ्टर नोटिस, जब तक गुड्स एक्चुअल में बिकने के हैं, ही हैज अ राइट टू रिडीम द प्लेज। उसका राइट है, अभी तक बिके नहीं ना, बस बात खत्म हो गई, मैं पैसा लेके आया हूं, इंटरेस्ट भी दे रहा हूं, ये बचा हुआ जो लेट हुआ उसका भी मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं, सो मैं पूरा पैसा तुमको चुका रहा हूं, मेरी चीज वापस कर दो। तो ये इवन आफ्टर 25th वो बोल सकता है, यही राइट ऊपर दिया है। defaulting pawner's right to redeem, he has already defaulted but still he has a right to redeem the pledge, तो वही चीज यहां पे बताई गई है। Let's see, a pawner who defaults in payment of the debt at a stipulated date has a right to redeem the debt at any subsequent time, बाद में भी, at any subsequent time before the actual sale of the goods pledge। तो एक्चुअल सेल जब तक नहीं हुआ तब तक के ही हैज अ राइट टू रिडीम द प्लेज। दस एन एग्रीमेंट, अगर ऐसा लिखा भी है कि देखो भैया 25 तारीख के बाद आप मुझे कुछ नहीं बोल सकते, तो भी ये वॉइड रहेगा। ठीक है, अगर पौनी ने बोल दिया था कि 25 तारीख के बाद तुमको तुम्हारी चीज नहीं दूंगा मैं, तो ऐसे केस में इट विल बी वॉइड, क्योंकि 25 के बाद भी पॉनर हैज अ राइट कि वो पूरा पैसा लेके जाए और बोले देखो मैं पैसा ले आया, देखो मैं ले आया, लो मैं ले आया, तो पैसा लाया हूं, मुझे मेरी चीज दे दो, तो उसको उसकी चीज देना पड़ेगा, जो भी उसकी चीज रखी है। तो क्या चीज है, यहां पे है डायमंड रिंग। सो thus an agreement that the pledge should become that the pledge should become irredeemable, इसके बाद तुमको तुम्हारी चीज नहीं मिलेगी, if it is not redeemed within a certain time would be invalid, it would be void। ऐसा एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता, और अगर करेंगे भी तो इसकी कानून की निगाहों में कोई अहमियत नहीं है मेरे दोस्त। सो ऐसे केसेस में अगर लिख भी दिया है तो भी इट विल बी void। ध्यान रखो, अगेन इट इज एन इंपॉर्टेंट राइट। Of course, the pawner redeeming after the expiry of specified time must pay the pawnee in addition to any expense, any expense which has arisen from his default। ठीक है, सो जो बाकी के भी खर्चे हुए हैं या इवन एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है,
ही हैज अ राइट टू रिसीव। सो प्लेजी को ये अधिकार है, वो बोल सकता है नहीं नहीं तुम ये आगे का भी इंटरेस्ट दो मुझे तो मैं तुम्हारी चीज वापस करता हूँ। सो वो बोल सकता है, ठीक है। सो ऐसा है। तो एक और इंपॉर्टेंट राइट है, ध्यान रखो। देन ड्यूटीज ऑफ ऑनर है, बकवास है, कुछ भी नहीं, खत्म हो गया। तो द मोर इंपॉर्टेंट ड्यूटीज ऑफ ऑनर आर एस फॉलोज: टू रीपे द डेट और परफॉर्म द प्रॉमिस ऑन द फिक्स डेट एंड कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द प्लेज। जैसा बोला है वैसा उसने पैसा वापस करना चाहिए। आजकल जैसे बैंक से भी लोग लोन लेके आते हैं, गोल्ड लोन ले लेते हैं। सो गोल्ड रख दिया, पैसा ले लिया, जो ड्यूटीज है जो लिखा है वो पूरा करना चाहिए इसने, ठीक है। जैसे बोला है कि आप हर महीने की 5 तारीख को ब्याज भरोगे, तो ब्याज भरना चाहिए वैसा। सो वो हो गया। दूसरा, टू कॉम्पेंसेट द पॉनी फॉर एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम। सिंपल, जो भी खर्चा है सेफ कस्टडी वगैरह का, जैसे बटर का एग्जांपल दिया था मैंने, सो उसको कूल रखना पड़ता है, तो उसके लिए जो भी खर्चा आएगा वो खर्चा भी रिकवर किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा है। अब कोई भी डाउट्स होंगे तो आप पूछ लो, कोई भी डाउट। यहाँ पे आपका बेलमेंट और प्लेज का टॉपिक कंप्लीट होता है, और जैसा कि मैंने बोला था कि जैसे ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा एक भी डाउट नहीं बचेगा। सो कोई डाउट मत रखना, कोई डाउट है तो पूछ लो, ऐसा बोल रहा हूं मैं। कोई भी डाउट है तो पूछ लो। देन क्वेश्चन आंसर्स पे भी आ जाते हैं हम। हाँ, एक गौरव का क्वेश्चन है, इज बैंकर एन एक्सेप्शन टू द पर्टिकुलर लीन ऑफ पॉनी? यस, तो बैंकर इज एन एक्सेप्शन, बैंकर को लीन मिलती है जनरल लीन, ठीक है। प्लीज एक्सप्लेन सेकेंड राइट ऑफ पॉनी। पॉनी का दूसरा अधिकार फिर से बता देता हूं। पॉनी का सेकेंड राइट फिर से सुनो। पॉनर जाता है पॉनी के पास, गोल्ड रिंग रखता है, पैसा लेके आता है, कुछ टाइम बाद जाके पैसा चुका देता है। फिर से उसको लगता है यार और पैसे की आवश्यकता है, जरूरत है, वो जाता है फिर से पॉनी के पास, बोलता है फिर से लोन चाहिए भाई मुझे। उसने जब पहला लोन रीपे किया था उसने ये गोल्ड रिंग नहीं छुड़वाया था, वो रहने दिया था। अब फिर से सेकेंड लोन लेने जा रहा है, सो इट विल बी डीम्ड कि वो ये गोल्ड रिंग पे फिर से प्लेज क्रिएट करने को रेडी है, ठीक है। सो सेकेंड लोन के लिए भी अब पॉनी कैन रिटेन द गोल्ड रिंग, ठीक है। सो ये बोला है, ठीक है। ऑफ कोर्स इट इज, दीज रूल्स आर टू द कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी, यानी वो अगर कल चल के चाहता है कि नहीं हमको ये नहीं करना है, इस पे कोई प्लेज क्रिएट नहीं करना है, तो ही शुड इन्फॉर्म इट। अगर वैसा बोलेगा तो वैसा होगा, कुछ नहीं बोले अगर, तो ऐसे केस में इट विल बी डीम्ड दैट इज रेडी टू क्रिएट अ वैलिड प्लेज ऑन द गोल्ड रिंग अगेन। दिस इज कॉल्ड एज द प्लेज फॉर सब्सिक्वेंट एडवांस। सब्सिक्वेंट यानी बाद में। हाँ, संस्कार का बोलना है डिफरेंस में, एक ओनली बाय नेम का क्या मतलब है? ओनली बाय नेम का मतलब है बाय कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करके आप कर सकते हैं, जब स्पेसिफिकली आप दोनों जन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। बाय नेम मीन्स दोनों का नाम रहता है कि मैं तुम्हारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, उसको ही हम बोलते हैं। यानी सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं ओनली बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो जनरल लीन कैन बी ओनली बाय अ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन नॉट बी ऑटोमेटिक, बट पर्टिकुलर लीन इज ऑटोमेटिक। तो उसमें आपको कुछ बोलना नहीं पड़ता, इट विल बी ऑटोमेटिक। जब टेलर के पास सनी जाती है एक कपड़ा लेके और बोलती है कि भैया इसका कपड़े का सूट बना दो, तो उसको बोलना नहीं पड़ता कि भाई, टेलर को बोलना नहीं पड़ता कि भाई अगर पैसा नहीं दोगे तो मैं चीज वापस नहीं करूंगा, इट इज ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ऐसा है। चलो, और कोई डाउट होंगे तो पूछ लेना, वैसे मैं इस पे प्रोसीड करता हूँ। क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक काफी डिटेल्ड है, जैसा कि मैंने आपको बताया हूं। आप लोगों के लिए नहीं, बट जो लेट बर्ड हो जाते हैं, अपन तो अर्ली बर्ड है ना, अपने लिए तो दिक्कत नहीं है, अपन तो अच्छे से पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। जो लेट हो जाते हैं ना उनको एक दिक्कत होती है कई बार, उन लोग का साथ साथ में पढ़ाई करना नहीं होता, क्योंकि अपना कैसा है, अपन थोड़ा थोड़ा करके चालू कर चुके हैं और आपका मोमेंटम बन जाएगा। तो जब आपकी रेगुलर बैच चालू होगी तो फरवरी में आपके लिए पूरा मोमेंटम बन चुका रहेगा, आप 2 सब्जेक्ट साथ में कर ही रहे हैं, और 2 सब्जेक्ट चालू होंगे, आप चारों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से साथ में कर पाएंगे। बट जो लोग एकदम से आते हैं, एकदम से चारों सब्जेक्ट एक दिन से चालू हो गए, सुबह से शाम तक बैठे हैं,
सो उन लोग को प्रॉब्लम चालू हो जाती है। उन लोगों की सहूलियत के लिए, उन लोगों के बेनिफिट के लिए, ऑफ कोर्स आपको भी बेनिफिट होगा इसका। ये एक क्वेश्चन बैंक मैंने अलग किया हूं, और क्वेश्चन बैंक में आप देखेंगे कि पूरे के पूरे आंसर्स है। कुछ जगह थोड़े हिंट दिया है, बट ज्यादातर जगह आपको मैंने पूरे आंसर्स भी दिए हूं। जहां जहां मुझे लगा जरूरी है तो वहां पे मैंने पूरे आंसर्स दिए हूं आपको। तो क्वेश्चन बैंक इज सफिशिएंट अगर आपको टाइम नहीं मिलता है। मैं तब की बात कर रहा हूं जब टाइम नहीं मिल रहा है। अभी आपको नहीं बोल रहा, आपको तो टाइम बहुत मिल रहा है, सो आपको तो पूरा पढ़ना ही है। बट अगर कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है जिसको टाइम ही नहीं मिला, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई जिसके कारण वो नहीं पढ़ पा रहा है पूरा, सो क्वेश्चन बैंक इज सफिशिएंट। ये ब्रह्मास्त्र है आपका। क्वेश्चन बैंक ऑफ कोर्स बड़ी है, बट दैट इज सफिशिएंट। अब फाउंडेशन जैसे तो नहीं रहेगा, इंटरमीडिएट है, डिटेल्ड रहेगी चीजें। और क्वेश्चन बैंक इज सफिशिएंट। आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक भी करते हैं तो आप आराम से 55 टू 60 मार्क्स स्कोर कर लेंगे आराम से। दूसरी चीज एमसीक्यू के ऊपर फिर से बोलना चाहूंगा, एमसीक्यू के पीछे मत भागो। बहुत सारे लोग भागते हैं, बट ये गलत तरीका है। सही तरीका यह है, कंसेप्ट समझो। बिल्कुल एमसीक्यू के पीछे भागो ही मत। बहुत सारे लोग एमसीक्यू रटते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बता सकता हूं, कितने भी एमसीक्यू रट लो, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट्स नहीं पता है, कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आने ही नहीं वाले एकदम रटे हुए टाइप, कि ये सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे नहीं आएंगे। आपको केस स्टडी आएगी, जैसा मैंने बताया, पैसेज के रूप के 2 क्वेश्चन आते हैं, और बाकी जो आते हैं वो थोड़े सिंपल होते हैं, बट फिर भी वो एमसीक्यू रटने से आपको नहीं जमेंगे। आपका काम है आप मेन कंसेप्ट समझो, ठीक है। और ये मैं काफी टाइम से बोलते आ रहा हूँ, जिन लोग ये फॉलो करते हैं उनको सही में बहुत अच्छे स्कोर आता है। अभी भी पिछले एग्जाम में भी मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए। मैं जनरली ऐसा पोस्ट नहीं करता, बट मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं कि सर आपने जैसा बोला था बिल्कुल वही हुआ, यही क्वेश्चंस आए, ऐसे ही हुआ, तो बहुत जबरदस्त एडवाइस थी आपकी, ये सब आते रहता है। लेकिन उसके पीछे रीजन यही है कि आप प्रोविजंस पे ध्यान दो। और कुछ लोग थोड़े ऐसे रहते हैं, नहीं नहीं सर एमसीक्यू के बिना कैसे, एमसीक्यू करेंगे ही हम तो आप करो, मैं ये मना नहीं कर रहा, बट आपको इंपॉर्टेंट चीज ये है, पहले कंसेप्ट समझो। सिर्फ एमसीक्यू या सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पे मत जाओ। कंसेप्ट समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सो कंसेप्ट समझने पे फोकस करो। एमसीक्यू आपके लिए चिल्लर होने वाले हैं, कुछ भी नहीं बचेगा उसमें, ठीक है। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे जरूर, बट आपको प्रोविजंस पे ध्यान रखना है। एमसीक्यू बाएं हाथ का खेल है फिर आपके लिए। लेकिन अगर सिर्फ एमसीक्यू कर रहे हैं आप, कितने भी सॉल्व करो कोई मतलब नहीं रहेगा। दोनों करो कोई दिक्कत नहीं, बट मैं तो बोलूंगा एमसीक्यू भूल जाओ। सीधा सीधा प्रोविजन समझो, अच्छे से डीप में समझो। एक भी पॉइंट आपका कहीं भी छोटा सा भी रह गया तो हो सकता है उसी पे एमसीक्यू आ जाएगा, ठीक है। तो हर चीज को अच्छे से समझो। चलो आगे बढ़ते हैं। करेक्ट इनकरेक्ट के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू तो आते ही हैं, इसके अलावा करेक्ट इनकरेक्ट आ जाते हैं आपको। अब ये आजकल थोड़े कम आ रहे हैं, बट फिर भी अभी भी आते हैं। तो करेक्ट इनकरेक्ट नेचर के 3 मार्क के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे, ये आप देखेंगे बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। कुछ कुछ जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हूं, अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो मैं फिर से बता दूं। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे आपको जिसका आंसर आप करेक्ट भी लिख सकते हैं और इनकरेक्ट भी लिख सकते हैं। वो इनकम्प्लीट टाइप के होते हैं, जो पार्टली करेक्ट होते हैं, पार्शियली ट्रू होते हैं। तो ऐसे आंसर्स में आप ट्रू भी लिखो या फॉल्स भी लिखो, करेक्ट लिखो, इनकरेक्ट लिखो, दोनों चलता है। बट देख के आपको कई बार समझता है कि नहीं, इसका करेक्ट लिखना ज्यादा बेटर होगा, और उसको फिर आप और एक्सप्लेन करो। जैसे यहां भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे ये 11th क्वेश्चन है। 11th है, अ बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। इट इज ट्रू, बट पूरी डेफिनेशन नहीं दी आपको, तो आपको लिखना पड़ेगा द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, और फिर आप उसमें एक्सप्लेनेशन लिखोगे कि बेलमेंट क्या होता है। बेलमेंट मींस डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर for some purpose upon a contract, that when the purpose is accomplished the goods shall be returned or otherwise disposed of as per the directions of the person delivering them। ठीक है, अपने वर्ड्स में लिखो। इट इज नॉट एसेंशियल दैट आपको एग्जैक्टली वही वर्ड्स आना चाहिए जो यहाँ लिखे हैं, बट यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। जब तक कि उसका मीनिंग नहीं बदलता इट विल बी गुड, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको दिखेंगे जिसका आंसर करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है। द मेन
मार्क्स जो रहेंगे ना, द मेन क्रक्स विल बी ऑन द एक्सप्लेनेशन, जो आप एक्सप्लेन करोगे, दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट। सो करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस आप देखेंगे बड़े ही आसान से। कहीं कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या इवन कहीं ऐसा लगता है आपको कि आंसर गलत है तो ये भी बता सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि गलत हो जाए एक आध जगह, चांस कम है वैसे। जैसा कि मैंने बोला था कि मेरे इसमें जनरली गलतियां नहीं होती, बट हाँ हो सकता है कहीं एक आध जगह रह जाए, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सो मैं वो क्लैरिफाई कर दूंगा, अगर आप गलत सोच रहे हैं तो मैं वो सही कर दूंगा, या अगर सही में गलती होगी तो मैं उसको ठीक कर लूंगा। ठीक है, सो ऐसा है। सो इसको एक बार आप पढ़ेंगे, करेक्ट इनकरेक्ट आप खुद कर लेंगे। कमेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पहले ज्यादा आते थे, न्यू कोर्स में कम आ रहे हैं। कमेंट टाइप के क्वेश्चंस थोड़े कम दिख रहे हैं। न्यू कोर्स में आप देखोगे ना, केस स्टडीज भरी रहती है और कुछ नहीं, सब केस स्टडीज पूछे जाते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, जैसे राइट शॉर्ट नोट, जैसे ये कमेंट हो गया, या राइट शॉर्ट नोट ऑन कोई भी एक पर्टिकुलर राइट पूछ लेगा, राइट ऑफ सब्रोगेशन पढ़ेंगे अपन आगे। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। राइट शॉर्ट नोट ऑन पर्टिकुलर लीन आ सकता है, चांसेस कम है बट आ सकते हैं। ठीक है, जनरली ये पार्ट पे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पार्ट पे ज्यादातर आप देखोगे इसमें आपको केस स्टडीज आ रही है। ठीक है, तो ये वाले पार्ट में जनरली केस स्टडीज दिखेगी, बट ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा मैं जो कि डिस्क्रिप्टिव भी है। सो प्लेज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बेलमेंट। सादा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 2-3 मार्क का रहेगा, तो सफिशिएंट है आप इतना लिखेंगे तो। फिर प्लेज कब कब नॉन ओनर कर सकते हैं, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आजकल नहीं आता आपको। हाँ, एक आध ऐसा पूछा जा सकता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट, ऐसा वगैरह पूछा जा सकता है, बट अब ऐसे ज्यादा बड़े क्वेश्चंस आने के चांस नहीं है। ठीक है, क्योंकि वैसे ही आपका पेपर रह गया है 70 मार्क्स का। अगर आप ऑब्जेक्टिव्स को, एमसीक्यूज को हटा दो तो 70 मार्क्स रह गए। सो 70 मार्क्स में कोई भी क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स के ऊपर नहीं दिखेगा, ज्यादा से ज्यादा 8 मार्क्स, उसके ऊपर नहीं, वो भी 1 या 2 रहेंगे तो रहेंगे, उससे ऊपर नहीं रहेगा। बाकी सब 3 मार्क, 4 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क के लिए रहेंगे, कुछ 5 मार्क के हो सकते हैं। सो आपको ज्यादा चीजें पूछी जाएगी। एक चीज और बता दो, एमसीक्यू है, दैट डज नॉट मीन कि बहुत आसान हो गया है। पैसेज बहुत टाइम खा जाएगा। जब आप शुरुआत करेंगे, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपने पेपर सॉल्व करना है, ये सब भी बताऊंगा। तो इसके मेरे वैसे वीडियोस हैं यूट्यूब पे इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए, बट फिर भी ध्यान रखो कि पैसेज बहुत टाइम खाता है। आप पैसेज पढ़ते हैं, पता ही नहीं लगता कब 15 मिनट हो गए, फिर जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फिर से पैसेज पढ़ रहे हैं, फिर आपको और टाइम लग रहा। सो ये कैसे अपन ने हैंडल करना। सो आधा घंटा अगर एक ही पैसेज पे चला गया तो फिर तो गया पेपर। डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं, देखेंगे अपन। ठीक है, सब चीज अपन देखने वाले हैं एक एक करके। सो ये सब चीजें मैं बताऊंगा कि कैसे प्रोसीड करना, पेपर में क्या चीज पहले देखना, इवन पैसेज में क्या चीज पहले पढ़ना, क्या चीज बाद में पढ़ना, तो आपका टाइम बचे। क्योंकि बार बार पढ़ने का टाइम नहीं होता वहां। आपको पहले मिलता है पेपर, आपको 15 मिनट पढ़ने को मिलते भी हैं पेपर पढ़ने को, तो उसमें भी कैसे पढ़ना, नहीं तो पता लगा हम सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पढ़ पाए जो 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले थे उसमें। सो ये भी होता है। सो ये सब चीजें अपन डिस्कस करेंगे। अभी बहुत दूर है, टाइम है, सो अभी मैं उसके ऊपर चर्चा फिलहाल नहीं करूंगा। ठीक है, बट मैं धीरे धीरे ये सब चीजें बताता हूँ। सो आप जानते हैं मुझे, मैं ऐसा नहीं होता मेरा कि मैं कोई ऐसा फिक्स करके आ रहा हूँ कि मैं आज ये बताऊंगा वो बताऊंगा। जब जो चीज याद आ जाती है, चीजें वैसे वैसे मैं रेगुलर क्लासेस में बताते रहता हूँ। सो आप इसीलिए रेगुलरिटी बनाए रखें, तो आपको सब चीजें प्रॉपर समझ में आती जाएगी। और सब जो मैं टिप्स वगैरह देता हूँ, क्योंकि मेरा कोई फिक्स नहीं है कि ये टिप्स वाली क्लास है, इसमें सिर्फ टिप्स देंगे अपन, तो ऐसा कुछ नहीं रहता। बीच बीच में कभी भी मैं टिप्स आपको दे देता हूँ। ठीक है, और आपको वो ध्यान रहना रखना चाहिए फिर। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं और भी बताऊंगा, बहुत सारे टिप्स बताते जाऊंगा। सो ऐसा है। फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस में ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स आर ट्रीटेड एज एट पार विद बेली। तो सही है कि बेली की ड्यूटीज होती है फाइंडर ऑफ गुड्स की, तो वही है, तो ये करेक्ट है। और साथ में आपको लिखना भी पड़ता है उसके राइट्स और ड्यूटीज क्या है। ठीक है, ऑफ कोर्स बहुत डीप में नहीं जाना है आपको, क्योंकि अब छोटे क्वेश्चंस आएंगे, ये पुराने क्वेश्चंस है। तो अपनी बुक में बहुत पहले के क्वेश्चन है, जब आप थे भी नहीं, आपके आने के 10 साल पहले से क्वेश्चंस यहाँ पे चल रहे हैं। सो डिस्टिंग्विश बिटवीन बेलमेंट प्लेज, ये भी डिफरेंस बिटवीन भी आजकल नहीं दिखते बट आ सकते हैं। ठीक है,
सो कभी भी पूछ लिया जाता है। ये वैसे आसान है क्वेश्चंस, बट आजकल आपको नहीं पूछे जाते। जनरल लीन, पर्टिकुलर लीन भी पता है आपको, पढ़ सकते हैं आप। बेलमेंट सेल, छोटा डिफरेंस है, छोटे डिफरेंस भी आते हैं। डिफरेंस का मतलब जरूरी नहीं कि आपको 4 मार्क का रहे, 5 मार्क का रहे, हो सकता है सिर्फ 2 मार्क के लिए पूछ लिया, डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड सेल बता दो, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। ग्रेटिशियस एंड नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट, सिंपल है। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जैसा कि मैंने बताया आजकल डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे, जैसे इन्यूमरेट द राइट्स ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, डायरेक्ट नहीं आते, बट ये आप लिख सकते हैं, अगर आया तो भी आप लिख सकते हैं क्योंकि आपको अब पता है, ठीक है। सो डायरेक्ट क्वेश्चंस पे मैं ज्यादा चर्चा नहीं करता हूं। देखो कितने साल पहले आए हैं ये क्वेश्चन, 8 मार्क को। क्या पूछा पहले तो, एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट और प्लेज का डिफरेंस। सो एलिमेंट में यहां ज्यादा डिटेल है, आप पढ़ो पूरा, क्योंकि ये मैंने जैसा बताया आपको पूरा पढ़ना है, आपको याद कम रहेगा और लिख के और कम आएंगे हम, ऐसा होता है। हमारी पढ़ाई है समुंदर जैसी, हम उसमें बाल्टी भर पढ़ते हैं और मग्गे भर का लिख के आते हैं, ऐसा होता है, और मार्क्स बूंद भर आते हैं तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए पढ़ो पूरा, आप अपने आप उसको शॉर्ट कर लोगे, एग्जाम में अपने आप शॉर्ट हो जाता है वो ठीक है। और बहुत डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, 8 मार्क का क्वेश्चन है, फिर भी बहुत डिटेल नहीं, आप 2-2 लाइन में समझा दो सब चीजें। देन बेलमेंट कैसे कम खत्म होता है, ड्यूटीज, ये बहुत पुराने पुराने क्वेश्चन है सब, बट पुराने क्वेश्चंस भी अपनी बुक में इनकॉर्पोरेटेड है। इस बुक के बाहर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बुक पढ़ो साथ में ये पढ़ लो, और आखिरी टाइम के लिए शॉर्ट नोट्स हैं हाँ। देन पर्टिकुलर लीन वगैरह ये सब भी पता है आपको, राइट्स ऑफ पॉनी, डायरेक्ट केस स्टडी पे आते हैं। देखो मैं बताया ना, कभी आ सकते हैं आपको शॉर्ट नोट टाइप, जैसे ये आया मई 2019 में, ये थोड़ा अभी का क्वेश्चन हो गया, जिसमें बोला व्हाट आर द लायबिलिटीज ऑफ बेली मेकिंग एन अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स बेल्ड। सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं बोला कि पूरे कैरेक्टरिस्टिक बताओ, पूरी ड्यूटीज बताओ, पूरी लायबिलिटीज बताओ, एक पर्टिकुलर इसमें बोला अनऑथराइज्ड यूज वाला। तो ऐसे आएंगे अब क्वेश्चंस आपको, ठीक है। सो इसीलिए आपको एकदम ऐसा सीक्वेंस में चीजें रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे इंस्टीट्यूट इसी तरफ जा रहा है कि रटने के बजाय समझने पे फोकस करें बच्चे, ठीक है। सो यहाँ पे ये हिंट के रूप में दिया है आंसर जो दिया है, बट इसको और डीप में लिखना है आपको, क्योंकि 4 मार्क का है। ये भी काफी बड़ा हो जाएगा जब आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, इसको अपने हाथ से लिखेंगे। यहाँ आपको 4 लाइन दिख रही है, बट आप लिखोगे तो वो आधा पेज भर दोगे। इसके अलावा लेकिन आपको ये भी लिखना है कि यहाँ पे ये नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है सिर्फ कॉम्पेंसेट करना है, बट यहाँ पे ये भी लिखना है कि ये एब्सोल्यूट है लायबिलिटी, लायबिलिटी इज एब्सोल्यूट, यानी इट इज 100%, it arises even in case the loss is caused by act of God। तो ये 2 पॉइंट और जोड़ देना, ठीक है। सो ऐसा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं, आप देख लेंगे, सिंपल से हैं। डायरेक्टली अब हम आते हैं केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस के ऊपर, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। केस स्टडीज टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं, पहला क्वेश्चन जो दिया है, X sent a consignment of mobile phones worth rupees 60,000 to Y। 60,000 का मोबाइल फोन का कंसाइनमेंट X ने भेजा टू Y। गुड्स जा रहे हैं 60,000 के। Y obtained the railway receipt, therefore रेलवे रिसिट भी मिल गई उसको। लेटर ही बोरोड अ लोन, वो जाता है रेलवे रिसिट लेके एक स्टार बैंक में, और वहां से वो 40,000 का लोन लेके आ जाता है। उसने रेलवे रिसिट एंडोर्स कर दिया। फिर इन ट्रांजिट द कंसाइनमेंट ऑफ मोबाइल फोन वाज लॉस्ट, ये कंसाइनमेंट रास्ते में ही कहीं गायब हो गया। द बैंक फाइल्स अ सूट अगेंस्ट द रेलवे फॉर अ क्लेम ऑफ रुपीज 60,000। बैंक जाती है, बैंक को अधिकार है, वो 60,000 रुपए मांगती है। रेलवे बोलता है नहीं नहीं, तुम्हारा लोन 40,000 का था, कोई 60,000 नहीं, 40,000 लो और निकल लो। सवाल यह है क्या सिर्फ 40,000 मिलेगा बैंक को, या पूरा 60,000 ले सकती है। सो
दो चीज यहां पे पूछी गई। पहली चीज आपको लिखना पड़ेगा, डिपॉजिटिंग ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इज इनफ टू क्रिएट अ वैलिड प्लेज। क्योंकि यहां पे प्लेज कैसे क्रिएट किया है उसने, इट इज बाय डिपॉजिटिंग द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर सेकंड जो आपका प्रोविजन है कि इवन इफ द अमाउंट ऑफ लोन इज लेस, द प्लेजी गेट्स द राइट्स ऑन द होल गुड्स, होल कंसाइनमेंट। तो यहाँ पे प्लेजी को पूरे कंसाइनमेंट पे, पूरे गुड्स पे अधिकार प्राप्त होता है, तो उसको 60,000 का अधिकार है। फिर लिखना पड़ेगा, ऑफ कोर्स आफ्टर रिसीविंग द amount of compensation, the bank will have to return the amount to the pawner, pledger। तो प्लेजर y को पैसा वापस करेगा, तो 40,000 अपना सेट ऑफ करेंगे और बचा हुआ जो पैसा है वो दे देंगे y को। तो ये इतना पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। सो हम जो भूल जाते हैं ना, वो होता है कि ये रेलवे रिसिट वाला पॉइंट हम भूल जाते हैं। इसमें एक केस भी था, मॉर्बी मर्केंटाइल लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। यूनियन ऑफ इंडिया यानी ये एक्चुअल केस है, यूनियन ऑफ इंडिया मींस गवर्नमेंट, गवर्नमेंट है ना, रेलवे यानी गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट के ऊपर एक्चुअल में केस किया हुआ है, ठीक है। सो मॉर्बी मर्केंटाइल लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो केस वैसे आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है ये पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो कहाँ-कहाँ केस इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा, बट यहाँ भी लिख दिए तो चलेगा। बट बिल्कुल सेम केस हुआ था जिसमें कंसाइनमेंट गुम गया था गवर्नमेंट से, रेलवे से, और केस फाइल किया गया था कि गवर्नमेंट का बोलना था नहीं हम तो 40,000 के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन बैंक ने बोला था कि नहीं हमको पूरा पैसा चाहिए। कोर्ट ने बोला यस पूरा पैसा रिकवर किया जा सकता है। सो इसके ऊपर केस है, इसके ऊपर कहीं पे सेक्शन नहीं दिखेगा आपको। हाँ ऑफ कोर्स आगे आपको एक सेक्शन दिया है 178 ए, जिसमें बोला गया कि टाइटल डॉक्यूमेंट्स जमा करने से भी वैलिड प्लेज क्रिएट हो जाता है, ठीक है। सो आपको पूरा डिटेल दिया है आंसर, इस पैटर्न में लिखो तो भी चलेगा, नहीं तो अपना पैटर्न है वो एवरग्रीन है, क्योंकि शुरुआत करने के लिए पैटर्न ज्यादा काम आते हैं। आपने नोटिस किया होगा कई बार होता है ना कि भाई तू बस एक लाइन बता दे मैं आगे का लिख लूंगा, यानी शुरुआत कैसे करना वही दिक्कत देता है। तो वो हेल्प करेगा आपको पैटर्न। अगर आप पैटर्न वाइज लिखते हैं, एप्लीकेबिलिटी फिर प्रोविजन में ये पॉइंट्स लिख रहे हैं, सो आपको लिखना एक आसान हो जाता है, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी कि वैसा ही लिखो, बट इट विल बी एडवाइजेबल, ठीक है, वैसा लिखना बेहतर है। और आप उस प्रकार से ट्राई करो, अपने आप आपकी वो स्किल्स जनरेट होते जाएगी, ठीक है। ये लेकिन कर करके ही जमेगा, खुद से करना पड़ेगा, प्रैक्टिस जैसा है। जैसा मैंने बोला था, स्विमिंग सीखना है, कितनी भी स्विमिंग की बुक पढ़ लो, मैं कितना भी अच्छा स्विम करके बता दूं, लेकिन जब तक आप पानी में नहीं उतरोगे आपको नहीं आएगा। क्रिकेट में कितना भी अच्छा खेल के बता दूं, मैं पूरा आपको बता दूं कि किस पावर से हिट करना है, क्या टाइमिंग होना चाहिए, क्या आपका फुटवर्क होना चाहिए, सब बता दूं, आप बहुत सारी बुक पढ़ लो, लेकिन जब तक आप क्रिकेट खेलोगे नहीं तब तक आपको नहीं जमेगा। बिल्कुल सेम प्रकार से राइटिंग, मैं आपको कितना भी बता दूं कि ऐसा लिखो वैसा लिखो, कितनी भी बुक पढ़ लो, कितने भी वीडियोस देख लो, कितना भी मैं लिख के भी बता दूं, तो भी जब तक आप नहीं लिखोगे ये स्किल डेवलप नहीं होगी। इट इज अ स्किल, राइटिंग इज अ स्किल, ठीक है। तो लिखना जरूरी है, ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है, और अभी टाइम है तो अभी तो लिख के देखो। देन सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। देखो न्यू क्वेश्चंस में आप देखोगे, न्यू में आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस दिखते हैं थोड़े, जो कि डायरेक्ट केस स्टडी के ऊपर बेस्ड है। तो ये ऑलरेडी मैंने बता दिया था, जिसमें एक व्यक्ति होता है, प्रोड्यूसर होता है, जो कि गुड्स लेके जाता है और एक सिने एसोसिएशन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में जाके जमा कर देता है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स रखता है, क्योंकि उसके जो गुड्स थे वो कैमरा वगैरह था, और वो कैमरा उसको चाहिए फॉर द शूटिंग पर्पस। सो ऐसे केसेस में ही कैन नॉट डिपॉजिट द कैमरा, और इसीलिए उसने क्या किया, उसने कैमरा और प्रोजेक्टर के डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिया विद द कंडीशन दैट आई विल हैंड ओवर द पोजेशन ऑफ द कैमरा एंड प्रोजेक्टर व्हेन एवर रिक्वायर्ड बाय द बैंक। सो ऐसे केसेस में क्या ये वैलिड प्लेज क्रिएट हुआ? द आंसर इज यस, इट अमाउंट्स टू कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी सिंस ही हैज डिपॉजिटेड द टाइटल डॉक्यूमेंट्स, इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ डिलीवरी, ठीक है। सो ये उसके ऊपर आधारित है। आंसर्स दिए हैं, आप देख लेंगे एक बार। ये क्वेश्चन बार बार आता है, कंसाइनमेंट वाला, मॉर्बी मर्केंटाइल वाला जो मैंने केस अभी जस्ट बताया, ये बार बार आता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन फिर से आया है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। बेलमेंट के लिए क्या होना चाहिए? बेलमेंट के लिए पोजीशन ट्रांसफर होना चाहिए। ये छोटा क्वेश्चन है, वैसे आपको ये 2 मार्क का रहेगा। सो आपको एक एक लाइन में बस समझा देना है। जैसे वी है, मिस्टर वी,
उसने अपनी पार्किंग को पार्किंग लॉट में पार्क किया, उसको लॉक किया और चाबियां खुद के पास रखा। सो क्या बेलमेंट अराइज हुआ? द आंसर इज नो, बिकॉज द कंट्रोल द पोजीशन इज विथ मिस्टर वी ओनली। सो सिर्फ विजिबल कस्टडी चेंज हो रही है बट पोजीशन उसी का है, बिकॉज कंट्रोल नहीं गया। देन सीजर ऑफ गुड्स बाय कस्टम्स अथॉरिटी, क्या ये बेलमेंट है? यस। सो बेसिक रूल है, देयर शुड बी अ बेलमेंट बाय कॉन्ट्रैक्ट, बट इन सर्टन केसेस ऐसा हो सकता है देयर कैन बी अ नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल बेलमेंट एज वेल, जैसा कि बताया गया था मेमन मोहम्मद के केस लॉ में। ठीक है, अगेन केस लॉ लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, यहाँ दिया है बट इट इज नॉट कंपलसरी कि आप लिखो। ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कहीं कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वहां मैं बताऊंगा। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ क्वेश्चन, गड़बड़ कहां होती है? ए हायर्स हिज साइकिल टू बी, द ब्रेक्स ऑफ द साइकिल आर लूज, ए डज नॉट नो इट, बी मीट्स विथ एन एक्सीडेंट ड्यू टू लूज ब्रेक्स, कैन बी होल्ड ए लाइबल? आंसर है यस, ये आपको पता है, गलती यहां नहीं होती। ये समझो 5 मार्क का अगर क्वेश्चन है और हम सिर्फ यस लिखेंगे कि यस द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेक्ट्स इन द गुड्स, तो ऐसे केस में पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। पहले आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करना है। पहले आइडेंटिफाई करो टाइप ऑफ बेलमेंट। आप पहले देखेंगे ये लिखा है हायर्स, जैसे ही हायर्स वर्ड आ गया मींस उसने पैसा लिया है, पैसा लेके साइकिल दिया है। सो जब पैसा लिया है तो इट इज अ केस ऑफ नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट। पहली चीज है आइडेंटिफाई करो, क्योंकि उसके बेसिस पे तो आपका डिसीजन चेंज होगा। सो इट इज अ केस ऑफ नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट, पहली चीज। अगर आप ये नहीं लिखोगे मार्क्स कटेंगे, ये होता है, बच्चे लिख के आते हैं, मेरे पास पेपर आते हैं, बच्चे लोग लेके आते हैं, सर देखो पूरा तो सही लिखा कि देखो बेलमेंट में ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट होती है और अगर फॉल्ट डिस्क्लोज नहीं किया तो लाइबिलिटी रहेगी, तो सही तो लिखा है। फिर मैं बोलता हूँ अरे ये लिखे क्या तुमने कि ये ग्रेटिशियस है नॉन ग्रेटिशियस है, तो गलत हो गया आंसर। तो मैं रहता तो मैं तो और कम देता, मैं क्लियर बोल देता हूँ। तो क्योंकि आपने कंसेप्ट ही नहीं समझा, तो कंसेप्ट कौन सी चीज पूछी है उसके ऊपर आंसर आना चाहिए, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सिंस इट इज अ हायर ऑफ गुड्स, तो ऐसे केस में इट इज अ नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट एंड अ बेलर फॉर रिवॉर्ड is responsible to disclose all the faults. If he does not disclose the faults, then he will be held liable, even if he is not aware that there is a fault in the goods. So ऐसे cases में भी वो liable होता है, since it is a bailment for reward. ठीक है, so ऐसा है। so ये आपको ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी गलतियां हैं जहां से छोटे छोटे मार्क्स कम होते जाते हैं और अल्टीमेटली पता लगता है कि अपने मार्क्स बहुत ही ज्यादा कम हो गए, क्योंकि जहां पे 5 मार्क का क्वेश्चन था 2-2 मार्क मिलते आए और 100 मार्क में से 40 मार्क आए और 100 मार्क का पेपर पूरा हुआ नहीं था, तो 80 मार्क का किए उसमें से हमको 40% मार्क्स आ गए। तो ऐसा होता है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो ध्यान रखो छोटी छोटी गलतियां नहीं होना चाहिए। जब इंसान कहीं भी अटकता है तो बड़ी चीजों से नहीं होता, बोलते हैं ना बड़े पत्थर से नहीं गिरते लोग, छोटे छोटे जो पेबल्स होते हैं ना उसके कारण फिसलते हैं। तो ये छोटे छोटे मार्क्स आपको कमाना है। फिर अगला पॉइंट सिंपल है, आप देख लोगे, ए लेंड्स अ हॉर्स टू बी फॉर हिज ओन राइडिंग ओनली वगैरह वगैरह। फिर ए लीव्स अ टिन ऑफ प्योर घी विद बी, बी मिक्सेस द घी विद हिज वनस्पति घी, तो उसने डालडा से मिला दिया देसी घी को। इज बी लाइबल फॉर द लॉस ऑफ ए टू लॉस ऑफ एस घी? आंसर है यस, बट यहां भी आपको ध्यान रखना है, यहां लिखा नहीं है विद कंसेंट है या विदाउट कंसेंट है, तो आपको लिखना है, हम यहां मानेंगे कि विदाउट कंसेंट है, क्योंकि उसने पूछा है कि क्या वो लायबल रहता है, तो हम बोलेंगे यस। विदाउट कंसेंट उसने नहीं करना चाहिए, विदाउट की स्पेलिंग भी गलत है, तो विदाउट कंसेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा है। हाँ, एक और क्वेश्चन में ऊपर एक गड़बड़ थी, मैं बता देता हूँ, एकदम करेक्ट इनकरेक्ट वाले जो क्वेश्चन है, गड़बड़ यानी एक स्पेलिंग मिस्टेक है, गड़बड़ नहीं है। करेक्ट इनकरेक्ट का पहला दूसरा ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। हाँ, प्लेजिंग ऑफ गुड्स ऑब्टेन्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस विथ कंप्लीट द सेल, तो ये विल होना चाहिए, विल कंप्लीट द सेल। द आंसर इज यस, इट विल कंप्लीट द सेल। ये आपने फाउंडेशन लेवल पे पढ़ चुका है। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस है तो मैं अभी पूरा नहीं बता रहा,
ऊपर ऊपर आपको चीजें बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे कि ए लीव्स, लीव्स यानी पत्तियां, नहीं, वो छोड़ के आ रहा है। अ काउ इन द कस्टडी ऑफ बी फॉर द सेफ कस्टडी, द काउ गिव्स बर्थ टू बी, टू काफ, बी नहीं काफ, बी रिफ्यूजेस टू रिटर्न द काफ, एडवाइस ए। तो पता है आपको, एक्रीशंस वापस करो। अगला पॉइंट है पर्टिकुलर लीन का, लिख सकते हैं आप, ये भी जम जाएगा आपको। टेलर को पैसे नहीं दे रहे तो क्या वो लीन एक्सरसाइज कर सकता है? यस। एक और केस हुआ था, ये केस भी आपको नहीं बताया है इंस्टीट्यूट ने, उल्जन वर्सेस निकोलस। सो इसीलिए आपको कंटेंट में नहीं दिखेगा, ये बुक में नहीं दिखेगा, बट क्वेश्चन बैंक में मैंने इंक्लूड किया हूँ। ये केस आपको दिया नहीं है कहीं, इंस्टीट्यूट ने भी नहीं दिया, बट मुझे लगा कि ये बताना चाहिए आपको। ए, मिस्टर ए है, एक्चुअल केस है। एक मिस्टर ए है, वो जाते हैं एक रेस्टोरेंट में, बाहर का केस है, यूएस यूके में ऐसा होता है, सो यूके का केस है। सो वो जाते हैं रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में क्या होता है, जनरली आप देखोगे वहां पे कोट पहनते हैं लोग, कोट वगैरह पहनते हैं, और कोट के लिए कुछ एटिकेट्स होते हैं कि जब आप खाना खाने बैठते हैं तो या तो उसके बटन्स ओपन कर दें या उसको निकाल के रख देते हैं। तो वहां पे वो जाता है मिस्टर ए, मिस्टर ए खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में बैठ रहा है, बैठने के पहले वो ऐसे हाथ ऊपर करता है, पीछे वेटर होता है, वेटर उनका कोट निकाल लेता है और वो कोट को पीछे हुक पे टांग देता है। यहाँ पे वो खाना खाने बैठ जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, उसके बाद जब वो जाने के लिए उठते हैं, पीछे देखते हैं तो कोट गायब। सवाल ये आया कि क्या रेस्टोरेंट जिम्मेदार है? द आंसर इज यस। इसमें बताया गया था यस, इट इज ऑल्सो अ बेलमेंट। सो A went to restaurant when he was dining. His coat was taken over by the waiter and hung on the hook behind him. The coat was stolen. Can he recover the loss from the restaurant proprietor? The answer is yes, he can recover. पर आगे, will it make any difference if there is a notice exonerating the owner from his liability? Exonerating means मुक्त करना। अगर उसमें लिखा है कि नहीं, हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे, अगर आपकी कोई चीज गुम जाती है तो हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे, तो फिर वैसा होगा। ठीक है। सो अगर नोटिस है कि हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे, देन ही कैन नॉट क्लेम। ठीक है, एक्चुअल केस है, आपको फिलहाल नहीं है कोर्स में, बट ध्यान रखो, आ सकता है कभी। ये बिल्कुल सेम वैसे ही केस है जैसा ऊपर वाला है, उल्जन वर्सेस निकोलस के ऊपर। इसमें सिर्फ वो शर्ट का एग्जाम्पल है, कोट के बदले शर्ट का एग्जाम्पल। 12th, A gave his TV set for repairs to the owner of TV workshop. The TV set is destroyed due to voltage fluctuation during the process of repairing. Due to voltage fluctuation, not due to the fault of the baler, बेली। बेली की गलती नहीं है, वोल्टेज ज्यादा आ गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसकी थोड़ी गलती है। कैन ए रिकवर हिज लॉस? क्या ए रिकवर कर सकता है लॉस? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जिसकी ओनरशिप होती है उसका रिस्क होता है। ओनर कौन है? बेलर। बेली से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं क्लेम कर सकते। बेली को नहीं बोल सकते कि भाई तुम्हारी दुकान पे हुआ है, उसकी गलती नहीं है ना। ही इज टेकिंग रीजनेबल केयर, दैट इज सफिशिएंट। इवन आफ्टर रीजनेबल केयर अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो ही विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, सब वही है। अगर ऐसा लिख दिया है कि आपके रिस्क पे रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पहले भी उसी के रिस्क पे था, ओनर के रिस्क पे ही था। ठीक है, सो ऐसा है। हाँ, एक क्वेश्चन है कुणाल का, सर कैन दिस केस बी कंपेयर्ड विद द एग्जांपल यू गिव ऑफ अ सर्वेंट हु टेक एंड केप्ट द गुड्स? ये केस, हाँ वही बताया मैंने, ये भी वैसे ही है। ये 11th भी उसी के ऊपर है। तो वो सर्वेंट ने कोट निकाला और पीछे टांग दिया। तो बट आपने जो मतलब पढ़ाते वक्त जो सर्वेंट का एग्जांपल दिया था वहां पे आपने बोला था कि सेल्समैन। नहीं, तो वो कौन सा एग्जाम्पल था? उसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है। उसमें तो मैं एक अपने गार्ड को बोल रहा हूँ ये रखा है, इसका ध्यान रखना, तो वो अलग चीज हो गई। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे तो एक्चुअल में वो ले रहा है। सो ही इज एक्टिंग एज एजेंट फॉर द रेस्टोरेंट। वो रेस्टोरेंट के बिहाफ पे मेरा कोट ले रहा है, लगा रहा है पीछे, तो ये बेलमेंट है। वो अलग केस हो गया। सो वो अलग चीज थी। यहाँ पे तो मैं रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ और रेस्टोरेंट वाले वो मेरा कोट ले रहे हैं, सो ही इज एक्टिंग फॉर द रेस्टोरेंट। ठीक है, हाँ। फिर 13th सिमिलर है, वही है जो अपन ने अभी देखे थे, मॉर्वी मर्केंटाइल वाला केस। ये भी सिमिलर है, आप देख लेंगे। हायर्स द कैरेज फॉर 500,
अनसेफ था। ये भी आप देख लेंगे, सिंपल है। 16th ऐसा है कि एक व्यक्ति जाता है, शेयर्स ले जाके गिरवी रख देता है, एक कंपनी के शेयर्स है, और जाके लोन लेके आ जाता है 5,000 रुपए का। बाद में इस पे बोनस शेयर्स दिए जाते हैं, 2 बोनस शेयर्स मिलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति के पास गिरवी रखा था, प्लेजी प्लेजी बोलता है नहीं, मैं नॉर्मल शेयर्स वापस कर दूंगा, बोनस शेयर मेरे है। तो क्या वो सही बोल रहा है? द आंसर इज नो। ही इज रिस्पॉन्सिबल टू डिलीवर द एक्रीशंस एज वेल। ये भी सिंपल है, आप देख लोगे, मिक्स नहीं करना, बट इसने मिक्स कर दिया विदाउट द कंसेंट। ये वही ज्वेलरी कालिया पेरुमल टाइप का एग्जांपल है। ये भी नॉर्मल है। ये आपको समझ जाएंगे सब क्वेश्चंस, आप सेल्फ में देख सकते हैं। कुछ कुछ में सिर्फ हिंट दिए हैं जो ऑलरेडी रिपीट ही हो रहे हैं। आपको एमटीपी के भी क्वेश्चंस दिख जाएंगे अपनी बुक में, जो कि वैसे कहीं और मिलते नहीं है आपको, क्योंकि एमटीपी जो होती है ना, ये टेम्पररी होती है। एमटीपी हर अटेम्प्ट की आती है और फिर वो गायब हो जाती है, वो हटा दी जाती है वो वेबसाइट से। वो मॉडल टेस्ट पेपर है, सो लिमिटेड पीरियड के लिए होते हैं, बट आपको अपने बुक में दिखेंगे वो भी क्वेश्चन। ठीक है, कहीं लिखा होगा, कहीं नहीं भी लिखा होगा, बट आपको वो भी क्वेश्चन दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल है, ये भी राइट ऑफ लीन के ऊपर है। एमटीपी का क्वेश्चन है, बट राइट ऑफ लीन के ऊपर है। ठीक है, ये डायमंड सफायर वाला है। सफायर वो कट करता है, पॉलिश करने की बात करता है, वो वाला। यहाँ पे अपन पूरे क्वेश्चंस आप देखोगे, आप खुद लिख के देखो कुछ क्वेश्चंस, और अपन आज की क्लास को यहाँ विराम देते हैं। आज मैं थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ आपको, 10 मिनट, बहुत ज्यादा भी नहीं। सो एक बार क्वेश्चंस लिख के देखो, कोई डाउट आते हैं तो आप पूछो। मैंने वैसे जितने भी डाउट वाले एरियाज थे सब डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन बैंक वगैरह आपको सॉल्व करके देखना है, भले ही हर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। इट इज इम्पॉसिबल कि आप पूरे 21 क्वेश्चन लिख के देखो। अभी कर लोगे आप, बट धीरे धीरे आप देखोगे आपको टाइम कम मिलेगा। अभी तो टाइम है आपके पास, तो अभी जितना हो सकता है ट्राई करो, लिख लिख के देखो। बाद में जब पूरी क्लासेस चालू हो जाएगी, आपको टाइम बहुत कम मिलेगा, क्योंकि सुबह से लेके आप 3:30-4 बजे तक क्लास करते हैं अगर, तो उसके बाद फिर घर पे फिर से पढ़ना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। पढ़ते हैं हम, बट पूरे सब्जेक्ट पढ़ लेना, चारों सब्जेक्ट पढ़ लेना घर पे, वो मुश्किल हो जाता है। फिर धीरे धीरे आपका टाइम कम हो जाता है, खास तौर पे लॉ और टैक्स में। उस टाइम फिर आप अकाउंट्स और कॉस्ट साथ साथ करते हैं, और लॉ और टैक्स को ऑल्टरनेट डेज कर सकते हैं, या सिर्फ आधा घंटा दे सकते हैं। ठीक है, तो दैट विल बी इनफ। ठीक है, ऐसा है कुछ। तो भी एक मीम आया है, खैर बाद में देखता हूँ मैं। ठीक है, हाँ, चलो, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास को यहाँ कंक्लूड करते हैं अपन, और अगली क्लास में अपन बाकी की चर्चा करेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर्स चालू करेंगे अपन। कोई भी चैप्टर उठा सकते हैं, एजेंसी भी उठा सकते हैं, या इंडेमनिटी गारंटी भी उठा सकते हैं। तो इंडेमनिटी गारंटी देख लेते हैं, और उसके बाद फिर एजेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सो लेट्स कंक्लूड टुडे सेशन। इन द नेक्स्ट सेशन हम बाकी की चर्चा करेंगे। चलो, थैंक यू, अच्छे से पढ़ो और खुश रहो।